अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी जो है, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग लेते हैं किस किस को, हाउस होल्ड को प्लस फर्म, हाउस होल्ड को प्लस फर्म। किस किस को लिया है मैंने, हाउस होल्ड को लिया है और फर्म। बच्चे कहते हैं सर आपने डायरेक्ट टू सेक्टर से क्यों शुरू किया, वन सेक्टर से क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि बेटा वन सेक्टर की कोई भी इकोनॉमी नहीं हो सकती है। वन सेक्टर से कोई भी सेक्टर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। मान लो आप ही हो, आप अपने आप पढ़ लोगे क्या? या मैं अगर देखो, कम से कम एक्सचेंज करने के लिए दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। और वो दो पार्टी कौन कौन है? एक बायर, एक सेलर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो मैंने लिया है टू सेक्टर इकोनॉमी, जो मैंने लिया उसमें मैंने लिया है हाउस होल्ड प्लस फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन करता है। और फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। इसीलिए टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड या जिसे आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो क्या बनेगा? सी प्लस आई बनेगा। याद रहेगा? उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं, इसकी बात करूं, अगर मैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी, प्लस फर्म रहेगी रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, कौन? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है जी। तो यानी हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, सरकार तो दोनों ही खर्चे करती है जैसे जी से दिखाया जाता है। तो यहाँ जो ईडी बनेगा वो क्या बनेगा? सी प्लस आई प्लस जी। क्लियर है? और तीसरा जो है वो है फोर सेक्टर इकोनॉमी। क्या है? फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आता है? एक आता है हाउस होल्ड, एक आता है फर्म, एक आता है गवर्नमेंट, ठीक है जी, एक आता है गवर्नमेंट, और एक आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या आता है? क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी अब्रॉड। ठीक है जी। हाउस होल्ड करते हैं कंजम्पशन, फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के खर्चे मतलब दोनों ही, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों करती है, और अब्रॉड जो करती है वो, अब्रॉड से क्या लेना देना है हमारा? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो यदि जब सब चीजों को जोड़ दिया जाता है तब एडी क्या बनता है? तब एडी बनता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसे ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मॉडल है ये क्लोज्ड मॉडल है, ठीक है जी, ये क्लोज्ड मॉडल है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी क्लोज्ड मॉडल है, ठीक है जी। और जो थर्ड वाला है ये ओपन मॉडल है, क्योंकि जब आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी विदेशों को भी शामिल कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी में तो वो मॉडल ओपन हो जाता है, उससे पहले मॉडल क्लोज रहता है। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये तीनों ही जो है इक्वेशन अपने आप में सही है, और सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल इक्वेशन है वो आपको भी पता लग रहा होगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इक्वेशन जो है वो लास्ट वाली है, क्योंकि इकोनॉमी जो चलती है वो सबको लेके चलती है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी लेके चलती है, फर्म को भी, गवर्नमेंट को, सबको लेके चलती है, अब्रॉड वगैरह। लेकिन फॉर क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ में? क्लास ट्वेल्थ में सिर्फ आपको ये पढ़ना है, यानी क्या पढ़ना है? टू सेक्टर इकोनॉमी आप लोगों को पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है जी। टू सेक्टर इकोनॉमी आपको पढ़नी है, ना आपको थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ना है, ना आपको फोर सेक्टर मॉडल पढ़ना है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो डिटेलिंग जब हम जाएंगे तो डिटेलिंग में हम लोगों को सिर्फ टू सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? ये बात यस। आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इतना कर लेने के बाद, इतना कर लेने के बाद अब जो आगे का जो टॉपिक आता है वो आता है एडी की डेफिनेशन। एडी की डेफिनेशन, तो एडी की डेफिनेशन क्या है? एडी की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, एडी की डेफिनेशन से पहले कुछ कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों को अभी बताऊं, चलो डेफिनेशन के बाद बताऊं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो अब आती है बात कि
क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, ज्यादा नहीं, बस एक डेफिनेशन ही लिख पाऊंगा, इससे ज्यादा तो मैं आज की क्लास में लिखवा भी नहीं पाऊंगा, बाकी फिर अगली क्लास में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मीनिंग, हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और ये जो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड आप हेडिंग डालेंगे, ये मैं आपको अभी पहले ही बता दूं, ये हेडिंग जो आप डाल रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इससे पहले जो मैंने 3 स्लाइड्स में लिखवाया है, जो भी सर्कल वगैरह करके जो भी लिखवाया है वो पहले लिखेंगे सारा, उसके बाद ये मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में इन नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज इन नोट्स को बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हमारा टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड यदि हम देखें जरा ध्यान से, तो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों को क्या करना है, आप लिखना शुरू करिए। इसमें बुलेट डाल के लिखेंगे, पहले बुलेट डाल के लिखेंगे, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू, इट रेफर्स टू द, लिखेंगे इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services which all the sectors of an economy, ये आप नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, are planning to buy at a given level of income, during a period of one accounting year, during a period of one accounting year। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है ये। आप कुछ कुछ चीजों पर जरा ध्यान से देखिए, सारे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारे सेक्टर, ऑल द सेक्टर्स, यानी किसके सेक्टर की बात हो रही है? मैंने बताया था हाउस होल्ड, फर्म, अब्रॉड, है ना, गवर्नमेंट। ये क्या कर रहे हैं? प्लानिंग। क्या कर रहे हैं? अभी खर्च किया नहीं है, खर्च अभी करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड। जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है तो वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है अपने आप में? कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। पढ़ाया हुआ है ना कई बार? पढ़ाया नहीं पढ़ाया कई बार? तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्या बन जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आपको और इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर लेनी है, ठीक है? और चीजें क्या लिख लेनी है? एग्रीगेट डिमांड इज द aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period
ठीक है, तो ये जो है एग्रीगेट डिमांड की कुछ अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक है जी, कुछ कुछ चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है वो नोट करके आप साइड में लिख सकते हैं। क्या? पहली बात, एग्रीगेट डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो क्यों है? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है ये क्या है, ये प्लानिंग है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एडी इज नॉट मार्केट डिमांड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मार्केट डिमांड किसका टॉपिक है, याद रहेगा? मार्केट डिमांड किसका टॉपिक था? माइक्रो का। और एडी किसका टॉपिक है? एडी मैक्रो का टॉपिक है। और मार्केट डिमांड किसका टॉपिक है? ठीक है, और थर्ड, एडी इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है, एक फोर्थ नोट और लिख लीजिएगा कि एडी इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर कॉमा नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्स एंटे, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्स पोस्ट। एक्स एंटे मतलब जो चीज अभी होंगी, प्लान या विलिंग। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, जो हो चुकी है, यानी एक्चुअल, जिन्हें आप बता सकते हो। तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, एक्स एंटे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? एक्स एंटे में। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। हाँ जी, इतना उतार लिया सबने? कर दो स्लाइड चेंज। Yes, sir. भाई जिसका होता जाए वो ए फॉर एप्पल टाइप करता जाए, जिसका होता जाए वो ए फॉर एप्पल टाइप करता जाए। जिसका नोट डाउन होता जाए वो ए फॉर एप्पल टाइप करता जाए। ग्रेस लिख रहे हो आप अभी? कर लो, हो जाए तो बता देना, मैं आगे बता देता हूँ। हो गया? चलिए, तो अब जो है हम लोग बस अगले टॉपिक की हेडिंग ही डाल के छोड़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ, क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। कंपोनेंट्स ऑफ, 4 कंपोनेंट मुझे समझाने हैं, वो सी आई जी से ये सब लिखवाऊंगा। और पहला कंपोनेंट आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? प्राइवेट, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे सी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? सी से। ठीक है,